हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स। ये एनसीईआरटी का बुक है। इसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ये चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली पे आएंगे और एक एक सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याएं, देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। संख्या क्या होती है? जो वस्तु के परिमाण अथवा मात्रा को बताए। मतलब क्या हुआ कि परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, यानी कि मात्रा कि कोई भी चीज़ का अगर हम लोग गणना करते हैं तो वो कितनी है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, तो हम लोग संख्या से ही बताएंगे ना। तो चाहे परिमाण को बताए या मात्रा को बताए, 1 kg 2 kg, ठीक है, या 1 लीटर 2 लीटर, ये सब क्या हो गया? मात्रा हो गया हमारा या परिमाण हो गया। तो इसको हम लोग संख्या कहते हैं। अब संख्या दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या उसको कहते हैं जो वास्तव में है, ठीक है ना, जो एग्जिस्ट करती है। और काल्पनिक संख्या ये एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब एक कल्पना करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि ये ऐसा होता। ठीक है, तो वो काल्पनिक संख्या। इसका एक एग्जाम्पल बता देते हैं आपको, जैसे कि √-2। ठीक है, ये काल्पनिक संख्या है। अब इसमें से माइनस लगा हुआ है तो हम रूट में से कैसे मान निकालेंगे? तो एक कल्पना करके हम इसका मान निकाल सकते हैं। हालांकि ये हमको पढ़ना भी नहीं है अभी, ये हम लोग अगली क्लास में जाएंगे ना, 11th-12th में, उसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग को केवल पढ़ना है वास्तविक संख्या है, और ये चैप्टर भी हमारा है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या जो है ना, जो भी आज तक हम संख्या के बारे में पढ़ते आए हैं वो सभी संख्याएं हमारा वास्तविक संख्या है। तो कौन कौन से संख्या के बारे में हम जानते हैं? जैसे पहला है प्राकृतिक संख्या। इसके बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक? अनंत तक। इसको अनंत कहा जाता है, मतलब इनफाइनाइट कहा जाता है। तो ये प्राकृतिक संख्या हो गया, जो वन से शुरू हो और अनंत तक चले जाए। हम लोग गिनती जो शुरू करेंगे तो कहाँ ख़त्म होगी ये अभी तक कोई नहीं कर पाया। हम लोग का ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा लेकिन गिनती ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अब आइए पूर्ण संख्या। ये प्राकृतिक संख्या जो था ना, ये अधूरा था। अब मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद जो हम लोग 10 लिखते हैं, यहाँ पर 10 कैसे लिखते? बिना ज़ीरो का हम लोग 10 तो नहीं लिख सकते थे, इसलिए वो अधूरा था। यानी कि 9 के बाद 11 हो जाता था। तो बाद में क्या हुआ? ज़ीरो का आविष्कार हुआ, और ज़ीरो प्राकृतिक संख्या में ज़ीरो मिला देने से क्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया। ठीक है, तो पूर्ण संख्या का मतलब क्या हो जाता है कि होल नंबर, यानी कंप्लीट। अब ये कंप्लीट हो गया। प्राकृतिक संख्या अधूरा था, इसमें ज़ीरो नहीं था। अब जो है ज़ीरो मिला देने से क्या हो गया? ये कंप्लीट हो गया, मतलब ये अब पूर्ण संख्या हो गया। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में बस ज़ीरो का ही अंतर है। ठीक है, अगला होता है पूर्णांक। पूर्णांक कहा जाता है कि जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं, जितने भी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या मतलब? एक ज़ीरो इसमें ज़्यादा है, बाकी सब तो प्राकृतिक संख्या ही है ना। ठीक है, तो इस सब को अगर हम लोग माइनस में लिखे हैं, माइनस जानते हैं ना, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, उसके बाद क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। तो ज़ीरो से अगर हम लोग पीछे जाते हैं तो ये सब क्या होता है? ऋणात्मक संख्या होता है। और ज़ीरो से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये क्या होता है? धनात्मक होता है। तो ज़ीरो से अगर आगे बढ़े तो अनंत तक चले जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? धनात्मक संख्या हो जाएगा, जो कि किसके अंतर्गत आता है? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है। यानी ज़ीरो से लेकर के अनंत तक। और ज़ीरो से अगर पीछे आते हैं तो माइनस हो गया। तो माइनस हो गया मतलब क्या? ये ऋणात्मक संख्या। तो हम लोग क्या कहेंगे पूर्णांक को? कि जितने भी माइनस में, यानी कि ऋणात्मक जितने भी संख्या है वो, और धनात्मक जितने भी संख्या है वो, सबको अगर हम लोग मिला दें ना, तो ये हमारा क्या बनेगा? एक पूर्णांक बनेगा। ठीक है ना, मतलब जितने भी माइनस में संख्या है, मतलब जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो माइनस में, और जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो प्लस में, और ज़ीरो, ये सब को अगर एक सम्मिलित रूप से अगर क्या कहते हैं हम लोग, इसका अगर एक नाम दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको, मान लीजिए क्या कहते हैं 22, ये प्लस में हम 22 लिखे हैं, ये क्या है हमारा? पहले तो आप कहिएगा कि सर आप बताया कि ये प्राकृतिक संख्या में आता है, चूँकि इसको अगर हम लोग काउंटिंग करेंगे लगातार तो 22 तो आएगा। तो ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या है, लेकिन ये
पूर्णांक भी है, क्योंकि ये यहाँ भी आता है ना। तो हम क्या बताया कि जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं वो सभी, और जीरो मिला देने से ये पूर्ण संख्या, वो सभी प्लस में, और पीछे आएंगे तो माइनस में, ये सब मिला करके क्या बन जाएगा, हमारा पूर्णांक बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सम संख्या। सम संख्या आप लोग पहले से भी जानते होंगे, मतलब जो दो से विभाजित हो जाए। जैसे दो में अगर दो से भाग देंगे तो कट जाएगा, चार में दो से भाग देंगे कट जाएगा, छः में दो से भाग देंगे कट जाएगा। ये जितने भी संख्या है ना, ये सब में दो से भाग देने पे कट जाएगा। तो जो दो से भाग देने पे कट जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है। विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा, मतलब जो दो से भाग देने पे नौ कटे। ठीक है, जिसमें शेषफल बच जाए उसको कहते हैं विषम संख्या। हालांकि इंग्लिश नाम भी हम लिख दिए हैं इस सब का। ठीक है ना। वास्तविक संख्या हमारा हो गया रियल नंबर, प्राकृतिक संख्या हो गया नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या हो गया होल नंबर, पूर्णांक हो गया इंटीजर्स, सम संख्या हो गया इवन नंबर। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, समझने में आगे आसानी हो जाएगी। अब देखिए विषम संख्या क्या होता है, जो दो से भाग देने पे नौ कटे। अब एक में अगर हम लोग दो से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, दो में दो से भाग, तीन में दो से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, शेषफल एक आ जाएगा। पाँच में दो से भाग देंगे, दो दूना चार ही होता है, एक शेषफल बच रहा है। मतलब जितने भी मतलब संख्या है जिसमें दो से भाग देने पे नौ कटे, वो हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या। ठीक है। अब आते हैं भाज्य संख्या। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, भाज्य का मतलब जिसमें भाग दें और वो क्या कहते हैं, भाज्य हो जाए, यानी मतलब कट जाए। और इंग्लिश के नाम से स्पष्ट हो जाता है कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट का मतलब होता है कि जो दो संख्याओं से मिलकर के बना हो। जैसे चार, चार में क्या है, दो गुना दो, दो गुना दो क्या हो जाएगा, चार, मतलब दो संख्या से मिलकर बना है। छः क्या है, तीन गुना दो, तीन दूना छः, तो क्या हो जाएगा, ये सब कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। तो यहाँ पर कंडीशन क्या था सम संख्या में, कि जो दो से विभाजित हो उसको सम संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है। यहाँ पर क्या है, जो किसी भी संख्या से विभाजित हो। यहाँ देखिए दो से विभाजित हो रहा है, ये तीन से विभाजित भी हो रहा है, दो से भी विभाजित हो रहा है। ये देखिए तीन से विभाजित हो रहा है, ये चार से, दो से, तीन से, सबसे विभाजित हो रहा है। तो ये सभी संख्याएं किसी भी संख्या से विभाजित हो रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। अब आइए अभाज्य संख्या। जो भाज्य संख्या नहीं है वो अभाज्य है, मतलब भाज्य में अ लगा हुआ है। अ का मतलब क्या होता है, नहीं, मतलब जो भाज्य नहीं है वो मतलब अभाज्य है। तो अभाज्य का मतलब जो किसी से न कटे, किसी से भी न कटे। यहाँ देखिए एक चीज़ जानना जरूरी है, किसी से का मतलब खुद से और एक से सभी संख्याएं कट जाती है। चाहे दो हो, तीन हो, पाँच हो, ये खुद से, दो से ये कट जाएगा, तीन से ये कट जाएगा, तो खुद से तो कट रहा है, और एक से भी कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि दो से खुद, मतलब खुद से कट रहा है, ये भी खुद से, सब खुद से कट रहा है। तो खुद से और एक से छोड़ करके, ठीक है ना, खुद से और एक से छोड़ करके बाकी किसी से ये नहीं कट रहा है। दो किसी से नहीं कटेगा, तीन किसी से नहीं कटेगा, पाँच किसी से, ये सभी कोई भी संख्या किसी से नहीं कटेगा। तो जो किसी से नहीं कटेगा उसको कहते हैं भाज्य, अभाज्य संख्या, सॉरी। अब आइए सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या जो है ना, ये दो संख्या से मिलकर के बनता है। ठीक है। अब दो संख्या का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई दो संख्या, एक पाँच और एक सात है, तो हम कैसे समझेंगे कि ये दोनों सह अभाज्य है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि वैसी दो संख्या जिसका HCF एक हो। ठीक है। तो HCF तो हम लोग को निकालना आता है, आराम से क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए पाँच सात का HCF निकालना है, तो पाँच का गुणनखंड करेंगे, क्या हो जाएगा, पाँच गुना एक। सात का निकालना है तो सात का गुणनखंड करेंगे, क्या हो जाएगा, सात गुना एक। ठीक है। यहाँ पर देखिए एक दोनों में है ना, इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा एक। तो आया ना, इसका HCF क्या आया, एक आया। यहाँ भी लिख दिए, 9 11 का HCF क्या आया, एक आया। तो जिस ऐसी कोई भी दो संख्या जिसका HCF अगर एक आ जाए, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सहअभाज्य हो जाएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद आता है परिमेय संख्या। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। परिमेय संख्या के बारे में आगे चैप्टर में बहुत ज़्यादा प्रश्न हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। जनरली बच्चों को ये पता रहता है कि परिमेय संख्या का मतलब होता है P/Q के रूप में हो तो उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, आपका बात हम समझ गए।
पी बाई क्यू के पी बाई क्यू के रूप में है तो हम परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि क्यू बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। ठीक है, क्यू बराबर अगर जीरो हो गया ना, मतलब बट्टे में जीरो आ गया ना, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो पहला कंडीशन क्या है, यहाँ पॉइंट बना करके हम लिखे हैं कि पहला कंडीशन क्या है कि पी बाई क्यू के रूप का हो। ठीक है, लेकिन क्यू बराबर जीरो ना हो, बट्टे में जीरो ना हो। दूसरा कंडीशन क्या है, पी तथा क्यू सह अभाज्य संख्या हो। देखिए यही चीज़ याद करने में थोड़ा सा कठिनाई हो जाती है, इसीलिए आपको हम पहले ही बता दिए कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है। बताए यहाँ सह अभाज्य संख्या ऐसी कोई भी दो संख्या जिसका HCF क्या आएगा, 1 आएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या कहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम बता दिए। तो मान लीजिए अगर P और Q P बाई क्यू के रूप में है, P और Q, ठीक है, और P और Q कैसा होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, तभी ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। तो सहअभाज्य का मतलब दोनों का हम लोग HCF निकाल लेंगे जो बट्टे में लिखा रहेगा, और उसको क्या करेंगे, देखेंगे कि HCF 1 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तीसरा कंडीशन क्या है, ये आसान है। देखिए दशमलव प्रसार शांत हो। दशमलव प्रसार के बारे में आप लोग जानते होंगे, जब हम लोग किसी चीज़ को भाग देते हैं, है ना, मान लीजिए 12 है, 12 में भाग दिए किससे, 3 से, तो ये तो कट गया ना, 3 चौके 12 कट गया। अगर मान लीजिए 13 होता और तब हम लोग अगर 3 से भाग देंगे तो 3 चौके तो 12 होगा, लेकिन शेषफल 1 आ गया। शेषफल 1 आया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव दे करके 0 उतारेंगे और क्या लिखेंगे, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, उसके बाद दशमलव दिया हुआ है, फिर से 3 उतारेंगे, सॉरी दशमलव यहाँ पर 0 उतारेंगे और 3 बार लगेगा, तो 3 तिया फिर से क्या हो जाएगा 9, फिर 1 बचेगा, दशमलव दिया हुआ है, 0 उतार करके कितनी बार लगाएंगे, 3। यानी हम क्या देख रहे हैं कि ये 3 3 3 3 3 3 बार बार आ रहा है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं अशांत, इसी को कहते हैं अशांत। ये अशांत मतलब ये रुक ही नहीं रहा है। तो दशमलव प्रसार यहाँ पर अशांत हो रहा है, और यहाँ पर तो पूरा कट गया ये। ठीक है ना, अगर मान लीजिए हम लोग कोई एक और संख्या ले लेते हैं, 15/4 लेकर के देखते हैं। 15 को 4 से भाग देते हैं, 15 को हम लोग भाग देते हैं 4 से, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 तिया 12, 5 में से 2 गया 3, ये कट गया, और यहाँ पर दशमलव दे करके हम लोग क्या उतारेंगे 0, तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, यानी कि 7 28, क्या हो जाएगा 2, कट गया। यहाँ पर दशमलव दिया हुआ है, 0 उतार सकते हैं, यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 4 पंचे 5 बार लगेगा, 4 पंचे 20, यानी कि ये कट गया। तो मतलब 3.75 आया, ये शांत हो गया। ठीक है ना, तो जब शांत हो जाए किसी का भी दशमलव प्रसार अगर शांत हो जाए तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है ना, उसके बाद नहीं ना है, यहाँ भी दशमलव के बाद जो है 4 अंक है, उसके बाद नहीं है, मतलब ये शांत हो गया है आना। और जब ये शांत हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या है। एक और कंडीशन है इसका कि दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो, मतलब अशांत तो हो, लेकिन यहाँ क्या था कि दशमलव प्रसार शांत हो, दशमलव के बाद रुक जाए आना, और यहाँ है कि दशमलव प्रसार अशांत हो और आवर्ती हो। तो आवर्ती का मतलब होता है, अशांत मतलब ये तो आता ही रहेगा अनंत तक, ठीक है, लेकिन आवर्ती का मतलब होता है कि कोई एक ही अंक आएगा, कोई एक ही संख्या बार बार जो है आएगा, बदल बदल के नहीं आएगा। बदल बदल के आएगा तो अभी आगे पढ़ाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ हम देखिए 13 को 3 से भाग दिए थे, 4.33333, एक ही संख्या लगातार बार बार आ रहा है, तो अशांत हुआ ना ये। तो अशांत में क्या हुआ, अशांत में आवर्ती हुआ, मतलब एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो दशमलव प्रसार इसका क्या हो गया, अशांत है और आवर्ती है, मतलब ये रुक नहीं रहा है और एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तब भी ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है, 4.567, ऊपर में इसको कहते हैं डाइस बार। इसका मतलब क्या होता है कि 4.567 और फिर
5 6 7, फिर 5 6 7, फिर 5 6 7, मतलब ऐसे ही ये आता चला जाएगा कहाँ तक, अनंत तक, ये रुकेगा नहीं। ठीक है, 4.567 के ऊपर में डैश बार, जहाँ से जहाँ तक डैश बार लगा रहेगा वहाँ से वहाँ तक वो संख्या रिपीट होती रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ही संख्या, मतलब एक ही तरह के संख्या बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस केस में भी ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय संख्या पढ़ाएंगे ना तो आप लोग को परिमेय संख्या क्लियर हो जाएगा। अपरिमेय संख्या में एक ही कंडीशन होता है। अपरिमेय संख्या कंडीशन मतलब एक ही है। जैसे देखिए, दशमलव प्रसार अशांत हो और अनावर्ती हो, इसमें शांत वाला कोई झमेला नहीं है। दशमलव प्रसार अशांत हो मतलब दशमलव के बाद जो है आना न रुके, ठीक है ना, दशमलव के बाद आना न रुके, तो अशांत होना चाहिए और अनावर्ती होना चाहिए। अब इसमें क्या है, अनावर्ती का मतलब होता है कि कोई एक संख्या बार बार रिपीट ना हो। इसमें क्या था कि कोई एक संख्या मतलब एक ही तरह का संख्या, एक ही ग्रुप ऑफ संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, या कोई एक ही प्रकार की संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन इसमें अशांत तो हो लेकिन बदल बदल करके, देखिए यहाँ 4 है, 2 है, 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, 4 है, 3 है, और अनंत तक ये ऐसे ही बदल बदल करके आ रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो एक ही कंडीशन है कि अशांत तो हो लेकिन अनावर्ती हो, मतलब बदल बदल करके आए, तब ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसका एक और एग्जाम्पल होता है कि अगर मान लीजिए दशमलव में ना हो, तो दशमलव में ना हो तो पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है कि रूट के अंदर में अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या तो पता है ना आपको, जो किसी से भाग न लगे, जैसे एक और खुद से छोड़ करके, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, एक और खुद से छोड़ करके किसी से भाग न लगे तो वो हमारा अभाज्य संख्या। जैसे 3, 3 में एक और 3 से छोड़ करके किसी से भाग लगेगा, 3 किसी से कटेगा नहीं, किसी की बात कर रहे हैं हम, 2 की बात नहीं कर रहे हैं, किसी से भी ये नहीं कटेगा। तो रूट के अंदर में अभाज्य संख्या होने से ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर अभाज्य संख्या, रूट के अंदर अभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ देखिए पाई, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पाई का मान जो है 3.41 आता है। हालांकि इसके बाद और भी कुछ 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 अनंत तक आते रहता है। आज तक जो है एक आर्टिकल में हम पढ़े थे कहीं पर कि सुपर कंप्यूटर भी पाई का मान जो है मतलब नहीं निकाल पाया है। नहीं निकाल पाया का मतलब ये हुआ कि जब सुपर कंप्यूटर के द्वारा पाई का मान निकाला गया तो अनंत तक ये बदल बदल के आता ही रह गया, कहीं पर रुका नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये अपरिमेय संख्या है, बदल बदल के आ रहा है तो अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहीं पर अगर हम 22/7 लें ना पाई का मान, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, 22/7 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अब ऐसा क्यों, तो 22 को अगर 7 से भाग देंगे ना तो दशमलव के बाद कहीं पर जो है ये कट जाएगा। ठीक है, कहीं पर क्या मतलब, मेरे ख्याल से 3-4 अंक के बाद ही ये कट जाता है, भाग दे करके देख लीजिएगा ये कट जाता है, लेकिन ये दशमलव के बाद आता ही रह जाएगा। तो इसीलिए इसको परिमेय संख्या माना गया है और ये हमारा अपरिमेय संख्या है पाई। ठीक है, तो यहीं पर आज हम ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। मेरे ख्याल से इस चैप्टर के लिए जितना ज़रूरी है, हालांकि इस चैप्टर के लिए नहीं, हमें मैथमेटिक्स को शुरू करने से पहले इस सब नंबर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। आप इसको क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, बदल बदल करके आगे पीछे करके, और सबको नोट कर लीजिएगा। जैसे हम बनाए हैं वैसे आप लिख लीजिएगा अच्छे से, तो रिवीजन करने में आसानी हो जाएगा। और फिर अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 एक एक करके सभी क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है।